हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो रिकॉर्डिंग सुनने जा रहे हैं उसका टॉपिक है मानवाधिकार, चिंतन, चुनौतियां और समाधान। ये एक शोध पत्र है जिसे दयाचंद द्वारा लिखा गया है। प्रस्तावना। मानवाधिकार की अवधारणा मानवता के दर्शन पर आधारित है। वास्तव में मानवाधिकार का मूल स्रोत मानव प्रकृति है। मानवाधिकार दर्शन में व्यक्ति ही केंद्र में है। सैद्धांतिक रूप से मानवाधिकार की अवधारणा का विकास परंपरागत उदारवादी चिंतन से जुड़ा हुआ है। 20वीं शताब्दी के मध्य तक व्यक्ति के अधिकारों की उदारवादी परंपरा के दो स्वरूप मिलते हैं। प्रथम वर्ग के सिद्धांतकार अधिकारों की श्रेणी में केवल जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता के अधिकारों को रखते हैं और द्वितीय वर्ग के सिद्धांतकार राज्य के कल्याणकारी स्वरूप पर बल देते हुए नागरिक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को भी स्वीकार करते हैं, जैसे कार्य करने का अधिकार, विश्राम करने का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी पाने का हकदार आदि। सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक विकास के साथ साथ व्यक्ति और नागरिक अधिकार के मध्य स्थापित भेद धुंधला होता चला गया। संविधान द्वारा स्वीकृत अधिकार को नागरिक अधिकार तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्य अधिकार को मानवाधिकार की संज्ञा दी जाती है। विश्व के सभी देशों ने एक व्यवस्था के अनुसार ही कानूनी रूप में मानवाधिकार को स्वीकारा और उन्हें सहेजा है। अगर हम इस शोध पत्र के अध्ययन का उद्देश्य देखें तो वह है कि यह शोध पत्र मानवाधिकार की संकल्पना और दृष्टिकोणों को उसके उद्भव काल से समझने का और उसे जानने का एक प्रयास मात्र है। इस शोध पत्र में मानवाधिकारों के प्रारंभ से लेकर वर्तमान काल तक के दार्शनिक आधारों का विवेचन करके वर्तमान सदी के लिए एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। इससे मानवाधिकारों के विवेचन हमें यह बतलाएगा कि समाज में मनुष्यों को सम्मानित व आदर्श जीवन जीने हेतु किस प्रकार मानवाधिकारों की जरूरत पड़ती है। मानवाधिकार वर्तमान विश्व व्यवस्था में जबकि मानव विकास के शीर्ष पर प्रतिष्ठित है, मानवाधिकार विश्व की मूल समस्या के रूप में विद्यमान है। वास्तव में मानवाधिकारों की अवधारणा व्यक्ति के प्रजातांत्रिक अधिकारों की धारणा से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अधिकारों व प्रजातंत्र का वर्तमान स्वरूप एक लंबे विकास व दीर्घ मानवीय संघर्ष का परिणाम है। यह भी उल्लेखनीय है कि अधिकारों की धारणा व्यक्तियों के आपसी संबंधों तथा व्यक्ति व राजनीतिक सत्ता यानी राज्य के आपसी संबंधों को परिभाषित करती है। प्राचीन भारतीय विचारकों ने धर्म के आधार पर व्यक्ति तथा व्यक्ति राज्य संबंधों का विश्लेषण किया है। यहाँ धर्म का अर्थ पूजा पाठ की विशेष पद्धति से नहीं वरन कर्तव्य व नैतिकता से है। प्रत्येक प्रकार के अधिकारों, विशेषकर मानवाधिकारों की आधारशिला इस धारणा पर आधारित है कि मानव गरिमा युक्त एवं विवेकशील प्राणी है तथा समाज की राज्य सहित सभी संस्थाओं का मूल उद्देश्य व्यक्ति का हित अथवा मानव कल्याण है। वस्तुतः दावों के रूप में अधिकारों की धारणा की दार्शनिक आधारशिला सर्वप्रथम पुनर्जागरण की प्रगति द्वारा रखी गई थी। अधिकारों की धारणा को दृढ़ता प्रदान करने तथा व्यक्तियों के कतिपय अधिकारों को जन्मजात अधिकारों के रूप में सर्वमान्य बनाने में अमेरिका एवं फ्रांस की क्रांतियों का महत्वपूर्ण योगदान है। अमेरिकी क्रांति 1776 की घोषणा में कहा गया है कि हम इस सत्य को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि मनुष्यों को समान बनाया गया है, अर्थात समानता का अधिकार एक स्वयं सिद्ध अधिकार है। इसी प्रकार फ्रांसीसी क्रांति 1789 ने स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के 3 नारों का उद्घोष किया जो वर्तमान मानवीय अधिकारों के आधार बन गए। फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत जारी अधिकारों के घोषणा पत्र 1948 में कहा गया कि व्यक्ति अपने अधिकारों के संबंध में स्वतंत्र व समान पैदा हुए हैं, अर्थात स्वतंत्रता व समानता के अधिकारों को व्यक्ति का जन्मजात अधिकार माना गया। अधिकारों की इस उदीयमान धारणा ने उदारवादी प्रजातंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन उदारवादी अधिकारों की उक्त धारणा केवल राजनीतिक व
नागरिक अधिकारों तक सीमित थी। उसमें सामाजिक व आर्थिक अधिकारों को महत्व नहीं दिया गया था। मानवाधिकार हनन। भारत में मानवाधिकार हनन एक समस्या। मानवाधिकार से संबंधित समस्याएं वर्तमान में अत्यंत जटिल व चिंताजनक हैं। ये समस्याएं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विद्यमान हैं। इन समस्याओं में से भारत में 3 प्रमुख एवं ज्वलंत समस्याएं हैं, यथा महिलाओं की समस्या, बाल श्रमिकों की समस्या, भुखमरी एवं गरीबी की समस्या। मानवाधिकार की समस्या के रूप में जब हम महिलाओं की समस्याओं पर बहस करते हैं तो आश्चर्यजनक अनुभूति होती है, क्योंकि मानवाधिकार के सर्वाधिक हनन के मामले महिलाओं से संबंधित हैं। उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार, घरेलू हिंसा की महिलाएं हर रोज़ शिकार हो रही हैं। संगठित पुलिस भी उनकी रक्षा करने के बजाय उन पर जुल्म ढा रही हैं। कामकाजी महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर अमानवीय व्यवहार होता है। उन्हें अमानवीयता का सामना करना पड़ता है तथा उनका शारीरिक व मानसिक शोषण होता है। यद्यपि महिलाओं की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया है, किंतु आयोग के पास पर्याप्त शक्तियों का अभाव है। यद्यपि शिक्षा एवं जागरूकता का स्तर बढ़ने से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार आया है, किंतु अभी भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए और प्रयास करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मानवाधिकार के उल्लंघन का दूसरा भयावह रूप बाल श्रम की समस्या के रूप में दिखाई देता है। बाल श्रम की समस्या एक प्राचीन एवं विश्वव्यापी सामाजिक आर्थिक समस्या है। भारत के कृषि समाज में बालक कृषि एवं पारंपरिक व्यवसाय में सहायता करते थे और इस तरह से हुनर सीखते थे, परंतु औद्योगिकीकरण के धमाके ने बाल श्रम का स्वरूप बदल दिया है। 19वीं शताब्दी के मध्य में बाल श्रम ने एक समस्या के रूप में जन्म लिया। बाल श्रमिकों की यह समस्या भारत में विशेष रूप से दिखाई देती है। बाल श्रमिकों के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन का हुआ खड़ा कर पश्चिमी देश भारत विरोधी गोलियां दागते हैं, लेकिन कम उम्र में मजदूरी की सामाजिक आर्थिक मजबूरियों को दूर करने में संपन्न समाज कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। ये बच्चे मजदूरी नहीं करेंगे तो उनका और उनके परिवारजनों का जीवन ही असंभव हो जाएगा। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक सारे विश्व में बाल श्रमिकों की संख्या लगभग 25 करोड़ है और भारत में लगभग 5 बच्चों में से 1 बच्चा बाल श्रमिक है। देश के 53% बच्चे को 2 वक्त का पौष्टिक भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। बाल श्रम की इस भयावह समस्या के लिए जो प्रमुख कारण उत्तरदायी हैं उनमें निर्धनता, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और अशिक्षा आदि हैं। निर्धनता वह दशा है जिसमें व्यक्ति के स्वयं एवं उसके ऊपर आश्रित लोगों के स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति न हो पाना है। बाल श्रम के लिए मूलतः निर्धनता जिम्मेदार है। जबकि परिवार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाती, तब तक बाल श्रम की समस्या से निजात पाना मुश्किल है। बाल श्रम की समस्या के लिए बेरोजगारी भी उत्तरदायी है। जब गरीब परिवारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनके जीवन निर्वाह का संकट पैदा होगा ही। ऐसे में बाल श्रम जैसी समस्या को पनपने का अवसर मिल जाता है। उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी अनेकानेक कारण हैं जो बाल श्रम की समस्या को उत्पन्न करते हैं। मानवाधिकार की एक ज्वलंत समस्या भुखमरी की समस्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 80 से 90 करोड़ लोग भुखमरी के कारण जीवन जीने के अधिकार से वंचित हैं। भुखमरी की सबसे भयावह दशा सोमालिया तथा यूथोपिया में देखने को मिलती है। एक आंकड़े के मुताबिक अकेले भारत में लगभग 32 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसमें 5 करोड़ तो बुरी तरह नंगी हालत में हैं, जिनकी जीने की इच्छा होते हुए भी काल के ग्रास में समाहित होते जा रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि शारीरिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य ही किसी देश की खुशहाली एवं समृद्धता का द्योतक होता है। भारत जैसे बहुभाषी और बहुधार्मिक देश में मानवाधिकारों के प्रवर्तन में अनेक व्यवहारिक उलझनें सामने आती रहती हैं। गरीबी, निरक्षरता, भुखमरी, पलायन, जातिवाद, विषमता, आतंकवाद, कुपोषण कुछ ऐसी ही उलझनें हैं। कई बार जातिवादी हिंसा का विभत्स रूप भी अचानक मानवाधिकारों के सामने अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है। समाधान अथवा सुझाव। वर्ष 1948 में 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की।
इस घोषणा के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व स्तर पर सभी मनुष्यों के बीच समानता, भाईचारा तथा सौहार्द स्थापित करने के लिए अधिकृत किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र पर भारत ने सन 1948 में ही हस्ताक्षर कर दिए थे। मानवोचित अधिकारों के संरक्षण के प्रति भारत की तत्कालीन सरकार ही नहीं, संविधान निर्माता भी सजग थे। भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेद न केवल मानवाधिकारों की रक्षा ही करते हैं बल्कि उनका सम्मान भी करते हैं। सन 1993 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए एक अध्यादेश के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। इस अध्यादेश के बाद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1994 पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राज्यों में मानवाधिकार आयोगों तथा जिलों में मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। देश में मानवाधिकार के संवर्धन तथा संरक्षण के लिए गैर सरकारी संगठन भी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं। मनरेगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा कानून, कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु अधिनियम, रैंकिंग के विरुद्ध अधिनियम, बाल श्रमिक पुनर्वास कोष की स्थापना इत्यादि सरकारी कदमों का इस दिशा में ठोस उपाय की संज्ञा दी जा सकती है, किंतु इसके अतिरिक्त अभी भी अनेक कार्य इस दिशा में किए जाने हैं, जिसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे पहला, जनसाधारण को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक बनाना चाहिए। इस हेतु मानवाधिकार विषय को स्कूली स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए तथा अशिक्षित जनता हेतु निःशुल्क विधिक साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। दूसरा, मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के लिए संचार साधनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरा, स्वैच्छिक संगठनों को मानवाधिकारों के प्रति जागरूक किया जाए। चौथा, सरकारी संस्थानों, कार्यालयों को मानवाधिकारों के प्रति समय समय पर सतर्क करने हेतु परिपत्र जारी किए जाएं। पाँचवां, मानवाधिकारों के लिए कार्यरत संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों का चिन्हीकरण किया जाए तथा उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाए। छठा, मानवाधिकारों को समाज में जन आंदोलन के रूप में प्रसारित किया जाए। सातवां, सरकार को बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याओं के निदान के लिए गंभीरता से प्रयास करने चाहिए ताकि मानवाधिकारों के हनन में कमी आए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानवाधिकार एवं विकास एक दूसरे के पूरक है। जिस राष्ट्र में मानवाधिकार सुरक्षित होंगे, संवर्धित होंगे, उस राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। मानवाधिकारों का हनन संघर्ष एवं अशांति को जन्म देता है, जिससे राष्ट्र का विकास तथा सुरक्षा प्रभावित होती है। उभरती वैश्विक विश्व व्यवस्था में मानवाधिकारों के संरक्षण की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में, जहां लगभग 40 करोड़ नागरिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, राष्ट्र बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी, आतंकवाद, संप्रदायवाद तथा पर्यावरणीय चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसी स्थिति में 21वीं शताब्दी में भारत को विकसित एवं शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सपना तभी साकार होगा जब भारत आम नागरिकों के मानवाधिकारों के संरक्षण की उचित व्यवस्था करेगा। यद्यपि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु सराहनीय कार्य कर रहा है, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए सचेष्ट है, अतः मानवीय मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु मानवाधिकारों का संरक्षण अपेक्षित है और वसुधैव कुटुंबकम एवं सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसी मानवतावादी विचारधारा वाली भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था इस हेतु कृत संकल्प है। फ्रेंड्स, आप अपने रिफ्लेक्शन इस पर कमेंट करके भी बता सकते हैं।